Assalamualaikum everyone. Kindly wait so that other members may also join us. So we are commencing our class in 5 minutes. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं, हम क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि अभी ये कंक्लूजन है कोर्स का, तो इस वजह से अटेंडेंस बहुत ही कम है। इस वजह से इंतज़ार करने के बजाय हम शुरू करते हैं क्लास को। जज़ाकल्लाह उबैदुल्लाह। तो चलते हैं, हम क्लास को जो है शुरू करते हैं क्योंकि अभी जो है अटेंडेंस बहुत ही कम हो गई है। मैं जितना देख रहा हूँ, क्योंकि अभी लास्ट लेक्चर्स हैं तो 10 बंदे भी जो है पार्टिसिपेंट्स भी मुश्किल से आ रहे हैं। बाकी रिकॉर्ड लेक्चर्स देख रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स और असाइनमेंट्स भी सबमिट करा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई रिकॉर्ड लेक्चर्स देख रहे हैं। और बिजी शेड्यूल भी होता है, वो स्टूडेंट लाइफ है, कभी एग्जाम्स आ जाते हैं तो इस वजह से कोई बीच में जो है नहीं आ सकता ऑनलाइन। तो बहरहाल हम चलते हैं, जो लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारी दो एप्लीकेशंस होंगी। एक तो होगी रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एक एप्लीकेशन होती है, उसके बाद जेसिटेशन ऑफ मैरिज की एक एप्लीकेशन होती है, वो हम ड्राफ्ट करना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो होगी रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, उससे रिलेटेड होगी। तो वो हम देखते हैं कि वो क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है वो कैसे ड्राफ्ट की जाएगी वो भी हम देखते हैं। तो कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं? जो मियाँ बीवी जिस निकाह के बाद जो भी एक्ट्स होते हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसको हम कॉन्जुगल राइट्स बोलते हैं। तो आई होप कि आप ये कॉन्जुगल राइट्स से जो मुराद है वो समझ गए होंगे। जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं जिसकी वजह से बंदा जो है निकाह करता है, तो वो जो राइट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगल राइट्स। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर वो नहीं मिल रहे किसी को तो उसके लिए एक एप्लीकेशन होती है, कोर्ट को हम देते हैं। तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन। तो वो कब सिचुएशन अराइज होती है, कब हम ये एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक पार्टी घर छोड़कर चली जाए और दूसरी अकेली रहकर जाए, मतलब अब दोनों मियाँ बीबी, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ इसमें से कोई भी एक जो है, जहाँ शादी करके इनका रहने का ख्याल था वहां से घर, उस घर को कोई भी एक छोड़कर चला जाए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। इसके लिए एक मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो है वाइफ ही चली जाए। अक्सर केसेस में हमारे यहाँ यही होता है, वाइफ जो है घर छोड़कर चली जाती है ससुराल में। उसके बाद क्या होता है, मसला हो जाता है। मसला हो जाता है, फिर हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड उसको राब्ता करता है कि भाई तुम वापस आओ घर। ऐसे जैसे मसला हो जाता है तो मसले के बाद फिर बुजुर्ग आते हैं बीच में, लेकिन फिर भी अगर वाइफ नहीं मानती तो फिर हमारे पास दूसरी रेमेडी ये है कि हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं, सूट फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो इधर क्या है, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक अगर घर छोड़कर चले जाए, जहाँ वो मेरिटल होम जहाँ शादी करके करने के बाद वहां रह रहे थे वो छोड़कर चली जाए, और दूसरा अकेला रह कर जाए, अकेला रह जाए, तो जो अकेला रह गया है उसके पास एक रेमेडी है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और अपना जो भी राइट है वो मांगे उससे।
तो आई होप भी आप ये समझ गए होंगे कि भाई जरूरी नहीं है कि हर बार वाइफ चली जाए। अगर हस्बैंड छोड़कर चला जाता है तो फिर वाइफ भी आ सकती है कोर्ट में, ये एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। अच्छा, आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ आर बाउंड टू लिव टुगेदर एंड शुड परफॉर्म देयर मैरिटल ऑब्लिगेशंस। मसला क्या होता है, निकाह के बाद मियाँ बीवी को एक साथ रहना होता है, और जो भी उनकी ड्यूटीज होती हैं शादी वाली, जो भी उनके फराइज होते हैं वो उनको पूरे करने होते हैं। अगर वो कोई भी एक उनमें से पूरे नहीं करता तो उसके लिए लॉ ने हमें रेमेडी दी है कि हम एक एप्लीकेशन देंगे कोर्ट को, और जो कोर्ट क्या करेगी, दूसरी जो भी पार्टी होगी, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों को बाउंड करेगी, भाई तुम साथ रहो और जो भी तुम्हारी ड्यूटीज है, मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको परफॉर्म करो। तो इफ द वाइफ लीव द हाउस, अगर वो घर छोड़कर चली जाए अपनी विल से, तो हस्बैंड के पास रेमेडी है कि भाई वो कंजुगल राइट्स की जो सूट फाइल कर सकता है। नॉर्मल ऐसे क्या होता है कि भाई बीवी झगड़ा होता है, फिर बीवी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली जाती है। फिर क्या होता है, हस्बैंड उसको जो है चाहता है कि भाई ठीक है मुझसे गलती हो गई, लिहाजा आप वापस आओ। लेकिन जो वाइफ है वो नहीं आती। अगर आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर आप ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे जो अभी हम सीखेंगे ड्राफ्ट करना। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, अगर हस्बैंड वाइफ जो है वो फोर्सफुली इविक्टेड है उस घर से, या किसी किसी और मैनर में उसको जो है जबरदस्ती हस्बैंड ने निकाला हुआ है, तो वाइफ के पास भी ये राइट है कि वो सूट फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है। ये जो ऊपर वाला है ये हस्बैंड के पास राइट है, नीचे जो लिखा हुआ है वो वाइफ का राइट है। अगर वाइफ छोड़कर चली जाती है तो हस्बैंड के पास राइट है कि वो सूट फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन दे कोर्ट को। अगर वाइफ को जबरदस्ती निकाला गया है, अक्सर होता है सिचुएशन हमारे यहाँ मुआशरे में, तो फिर वाइफ के पास ये रेमेडी है कि भाई वो ये फाइल कर सकते। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, एक कंडीशन ये है कि मैरिज शुड बी वैलिड। उन दोनों के बीच में जो निकाह हुआ हो, ऐसे नहीं है कि भाई किसी दूसरी जो है बिना निकाह के रहे, उस सिचुएशन में कोई किस्म का नहीं। निकाह जो मैरिज हुई वो वैलिड होनी चाहिए। उस ये एक इसका जो है क्या है, कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है, ये जरूरी चीज है। अगर इस निकाह या मैरिज में कोई भी मतलब किस्म की जो मसला है तो फिर आप सूट फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। अच्छा, दूसरी क्या सिचुएशन है कि भाई दोनों को मजबूर नहीं किया जाएगा, कोर्ट ऐसे नहीं करेगी कि भाई दोनों को साथ, जो एक बोले कि भाई दोनों तुम साथ रहो। अगर वाइफ चाहे सोच, वाइफ की दिल में ये है कि हस्बैंड के लिए नफरत पैदा हो गई है, हस्बैंड ने उसको इतना मारा पीटा है, अब वो चाहती है कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मुझे बस जो है खुला चाहिए, तो फिर वो खुला ले सकती है। ऐसे नहीं है कि भाई नहीं तुम्हें साथ रहना है। कोर्ट किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं कर सकती, कोर्ट सिर्फ एक आर्डर निकालेगी कि भाई तुम इनके साथ रहो। अगर वो नहीं रहना चाहती तो उनकी अपनी डिस्क्रिशन है, फिर वो क्या हो जाएगी, कोर्ट की जो है नज़र में वो डिसोबीडियंट हो जाएगी। फिर उसको जो है क्या नहीं मिलेगा, उसको मेंटेनेंस से सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिलेगी। उसके बाद अगर खुला लेनी चाहती है, अगर वो खुला लेना नहीं चाहती लेकिन ऐसे ही बोलती है कि भाई मैं नहीं रहूंगी, तो उस सिचुएशन में फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलती, क्योंकि वो क्या हो जाती है, डिसोबीडेंट। तो इससे क्या हमें पता चला, एक तो मैरिज हमारी वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी पार्टी को, स्पाउस का मतलब होता है वाइफ और हस्बैंड, तो वाइफ और हस्बैंड किसी को बाउंड नहीं किया जाएगा। वो अपनी डिस्क्रिप्शन से रहना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं रहे तो उसकी अपनी मर्जी है। बहरहाल हम फिर भी जो ये हमारे यहाँ ये होता है कि हम फिर भी एप्लीकेशन देते हैं। अच्छा, किसी का सवाल है वो देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपका सवाल नहीं समझा मकसूद, काइंडली रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन को। चलें हम कंटिन्यू करते हैं केस स्टडी के थ्रू हम एप्लीकेशन।
अच्छा, इस सेक्शन मुझे इसका याद नहीं है। आप वैसे करें जो मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट था, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था उसमें कोई होगा सेक्शन में, आपको आ जाओ अपकमिंग लेक्चर में बता दूंगा। सेक्शन मुझे करंटली याद नहीं। असल में मसला ये है कि मेरी फैमिली में इतनी प्रैक्टिस है नहीं कि मुझे इतनी मतलब कि वर्ड बाय वर्ड सेक्शंस याद हो। मेरी क्रिमिनल और सिविल में प्रैक्टिस बहुत है। एंड फैमिली में केसेस हमारे पास जो है पास जितने आए थे, तो उस हिसाब से मुझे अभी इतनी जो है उसमें नॉलेज नहीं है। मैं भी अभी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि फैमिली को भी मैं ज़्यादा फोकस करूं। पहले जो है हमारी जो फर्स्ट और सेकंड बैच थी, उसमें हमने सिर्फ क्रिमिनल जो है लीगल ड्राफ्टिंग सिखाई थी, इस वजह से कि मेरी खुद क्रिमिनल में प्रैक्टिस थी। बहरहाल अगर आपको सेक्शंस मालूम करने तो जो है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट, जो हमने जो फर्स्ट लेक्चर ऑफ फैमिली मॉड्यूल का जो था उसमें हमने बहुत सी चीज़ें उनमें कवर की थी, तो उसमें अगर आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। इतना बड़ा है नहीं, उसमें भी सेक्शंस कम है, तो अगर आप उधर जाएंगे तो उधर आपको ये मिल जाएगा। बहरहाल केस स्टडी के थ्रू हम ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं। ये अमजद ने ज़ारा, ये एक दूसरे से इन्होंने शादी की है इस तारीख को। अब ज़ारा जो है अपने घर पे चली गई, लेकिन अब वापस नहीं आई, और अमजद ने कांटेक्ट किया ज़ारा से, लेकिन उसने घर आने से इनकार कर दिया। अब अमजद चाहता है कि भाई मैं मैटर को सॉल्व करूं, और बड़े बुजुर्गों को जो है बीच में लाया, लेकिन फिर भी मसले का हल नहीं हुआ। बट टू नो अवेल, मसला हल नहीं हुआ। अब अमजद चाहता है कि भाई मेरे जो है बिहाफ पे आप जो है सूट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो है एप्लीकेशन फाइल करें कोर्ट में। तो चलते हैं हम उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर। अच्छा, बिस्मा का सवाल है सर, इसमें एडीआर अप्लाई हो सकता है? जो अच्छा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो ये बिल्कुल अप्लाई हो सकता है। अगर जो है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एडीआर की, इसमें भी जैसे नॉर्मल सूट में अप्लाई होगा वैसे ही फैमिली सूट में, इसके लिए अलग किस्म की कोई कंडीशंस नहीं है। इसमें जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, चलते हैं हम ड्राफ्टिंग की तरफ से। जैसे फैमिली कोर्ट का है तो इस वजह से हम इसमें लिखेंगे इन दी कोर्ट ऑफ फैमिली जज जो भी होगा। अच्छा, सिविल जज भी आप लिख सकते हैं ऐसे, इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज स्लेश फैमिली जज, वो आपके ऊपर, इसमें किसी किस्म की वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, फैमिली सूट नंबर है, और अमजद की डिटेल सारी देंगे, क्योंकि अमजद कौन है, प्लेंटिफ है हमारा। और जो भी उसकी मसमात जारा उसकी वाइफ है, और डिफेंडेंट जो है उसकी सारी डिटेल्स देंगे। डिटेल्स आपको देनी है लाजमी, जो भी उसके एड्रेस आपको वो होंगे, ठीक है। उसके बाद टाइटल क्या होगा? सूट फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स के लिए जो है ये हमारा सूट है, तो इस वजह से टाइटल भी यही होगा। अच्छा, द अबव नेम्ड प्लेंटिफ सबमिट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। अच्छा, ये अब जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट से क्या मांग रहा है वो लिख रहे हैं। अब फर्स्ट वाला तो आपको पता है, वो सेम होता है कि भाई हमारा जो प्लेंटिफ है बहुत ही शरीफ है, लॉ अबाइडिंग है, पीस लविंग एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, अच्छा पाकिस्तान इधर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पाकिस्तान। एंड ही इज जो ये अभी जो अब मेंशन जब एड्रेस मेंशन करेंगे तो वो उधर रह रहा है, ठीक है। बहरहाल ये हम सारी डिटेल्स देंगे कि भाई इस तारीख को उनका निकाह हुआ था, और जो है 5 लाख रुपए जो है वो डॉवर अमाउंट था, और उन्हें पे कर दिया था। उसी दिन पे रिख्सती हुई थी। फिर क्या है कि भाई उन दोनों के बीच में जो मैरिज है वो वैलिड है। क्यों हम ये लिख रहे हैं कि भाई इनके बीच में जो मैरिज है वो वैलिड है? इस वजह से क्योंकि कॉन्जुगल राइट्स की ये एक जो रिक्वायरमेंट है, इस वजह से हमने ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई ये जो शादी के बाद वो साथ रह रहे थे, और जो है अपनी जो भी ड्यूटीज थी वो परफॉर्म कर रहे थे, और सारा कुछ वो मेंटेनेंस भी उनको दे रहा था। और उसके बाद उनके जो है 2 चिल्ड्रेंस जो है, अगर चिल्ड्रेंस हैं तो मेंशन करेंगे। अब क्योंकि हमने प्रीवियस में लिखे, प्रीवियस जो केस स्टडी थी उनमें हमने चिल्ड्रेंस दिए हुए थे, इस वजह से हमने इसमें भी दिए हुए हैं। अगर चिल्ड्रेंस हैं तो वो भी आप मेंशन करेंगे, और उनकी एज, उनकी जेंडर, सारा कुछ। उसके बाद अपनी स्टोरी बताएंगे कि भाई इस तारीख को जो है डिफेंडेंट अपने घर पे गया, फिर वापस नहीं आया, प्लेंटिफ ने उससे कांटेक्ट किया कि भाई घर वापस आओ, लेकिन उसने इनकार कर दिया घर वापस आने से। फिर क्या हुआ? प्लेंटिफ ने जो है मसले को हल करने की कोशिश की, फैमिली एल्डर्स को बीच में लाया, लेकिन डिफेंडेंट रेडी नहीं था जो है प्लेंटिफ से जो अपनी लाइफ थी जो जो ज्वाइन करने के लिए, जो अपने कॉन्जुगल राइट्स को जो है फुलफिल और परफॉर्म करने के लिए। अब क्योंकि डिफेंडेंट जो है लीगली वेडेड है, वाइफ है उसकी, एंड इस वजह से जो है अब डिफेंडेंट ये जो इस ऑब्लिगेशन में है कि वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रही।
विदाउट गिविंग एनी कोजेंट रीजन, मतलब कि कोई रीजनेबल काज नहीं दे रहा है। अच्छा ऐसे है कि अगर जो भी आपकी मैरिटल ऑब्लिगेशन है, ऐसे नहीं है कि हर हालत में आपको परफॉर्म करनी है। जैसे एक टाइम आता है 1 मंथ में जो है 6 डेज ऐसे आते हैं जिसमें नहीं कर सकता परफॉर्म, जो वाइफ होती है वो नहीं कर सकती परफॉर्म, तो वो रीजन ठीक है। बाकी ये ऐसे मतलब कि अपनी विश के हिसाब से, अपनी विल के हिसाब से वो चली जाए और अपनी जो भी ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो उसमें जो है वो जो है इन द आइज ऑफ लॉ क्या है वो जो है सही नहीं है, बेड है। इट इज बेड इन द आइज ऑफ लॉ। तो अगर रीजनेबल काज वो दे रही तो ठीक है, अगर वो बीमार है या उसकी जो है एक एक किस्म का अगर कोई ऐसे इलाज चल रहा है या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस सिचुएशन में ठीक है। अगर ऐसे ही अपनी मर्जी से वो घूम फिर रही है लेकिन अपने हस्बैंड के जो हकूक है वो पूरे नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन में जो है कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। इस वजह से हमने लिखा हुआ है हेंस दी असिस्टेंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट इज नेसेसरी टू रेस्क्यू दी वेडलॉक। वेडलॉक मतलब जो शादी होती है। अच्छा काज ऑफ एक्शन हम बताएंगे कि भाई काज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ था। भाई काज ऑफ एक्शन इस तारीख को अराइज हुआ था जब डिफेंडेंट ने जो है इसको कांटेक्ट किया कि भाई घर वापस आओ, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया। और लास्टली तब अराइज हुआ जब बुजुर्गों को जो है मुदाखलत कराई गई, लेकिन फिर भी वो राजी नहीं हुई और अभी तक वो काज ऑफ एक्शन चल रहा है। और हम फिर हम जुस्टिक्शन की बात करेंगे कि भाई प्लेंटिफ इस जो एरिया में रह रहा है इस वजह से इस कोर्ट को जुस्टिक्शन है, और जो भी कोर्ट फीस होती है वो हमने इस पे साथ पेस्ट कर दी है। और पेरियर में हम क्या मांगेंगे भाई, टू पास अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। और जो है डायरेक्ट करो डिफेंडेंट को कि भाई प्लेंटिफ के साथ रहे एज एज हिज लीगली वेडेड लाइफ और वाइफ, सॉरी, क्योंकि ये इनके उनके बीच में शादी हुई है तो इस वजह से वो उनके साथ रहे। कैसे किस रिलेशन में रहे, अपनी बीवी वाले रिलेशन में इसके साथ रहे, और जो भी खर्च आए हुए वो भी डिफेंडेंट दे। अब ये चीज इधर फैमिली केसेस में मुझे अजीब लगती है, लेकिन हम फिर भी मेंशन कर, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड दोनों जब अलग साथ रहना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो पैसे भी एक जो है सेम हो जाएंगे दोनों के और सारा कुछ। बहरहाल एनी अदर रिलीफ जिस ऑनरेबल कोर्ट, ये तो हम जो है एप्लीकेशन में लिखते हैं, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन सारा आप ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ये देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये एप्लीकेशन इतने टाइम चलती है नहीं। फिर भी हम जो है रिक्वायरमेंट है तो फिर हम पूरी करते हैं। तो ये हो गया सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। उसके बाद जेसिटेशन ऑफ मैरिज। अच्छा ये जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ये आप खुद देख लीजिएगा, बाकी स्पेलिंग इनकी सही लिखी हुई है। जेसिटेशन या जो भी इसको जो है इसको, क्योंकि सी का मसला क्या होता है, सी कभी कभी जो है सीन की प्रोनाउंसिएशन निकालती है, कभी कभी काफ की, तो इस वजह से ये मसला होता है। अब इसकी इधर सीन वाली प्रोनाउंसिएशन होगी या काफ वाली, मुझे इनका इल्म नहीं है, लेकिन मैं सीन वाली निकालता हूँ प्रोनाउंसिएशन क्योंकि मुझे ये सही लग रही है। बहरहाल जेकिटेशन या जेसिटेशन जो भी है, इसका मतलब ये है। अच्छा जेकिटेशन है, जेकिशन है, देख लेते हैं। अच्छा मकसूद बोल रहा है कि जेक्टेशन है, जेक्टेशन है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मकसूद। तो ये मकसूद के हिसाब से ये जेकिटेशन है तो हम वही मानते हैं। तो जेकिटेशन इसकी ये प्रोनाउंसिएशन है। तो जेकिटेशन ऑफ मैरिज का मतलब क्या है, इट इज द फॉल्स प्रेटेंडेंस ऑफ बीइंग मैरिड टू अनदर। सोली सिंपल जो हम लैंग्वेज अगर मैं इसको बताएं तो फॉल्स क्लेम आप बोल सकते हैं। अगर आप कोई कोई बंदा है वो क्लेम कर रहा है कि मैंने इसके साथ शादी की है लेकिन उनके बीच में शादी नहीं हुई है, तो हम बोलेंगे कि भाई जेक्टेशन ऑफ मैरिज कर रहा है, ये फॉल्स प्रेटिडेंस ऑफ बीइंग मैरिड टू अनदर कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ मसला होता है, तो इस वजह से ला ने पहले ही जो है क्या किया है, रेमेडी दी है। तो अगर एक बंदा है वो क्या कर रहा है, फाल्सली जो है एलिज कर रहा है मैरिज किसी और बंदे के साथ, तो जो जिसके खिलाफ वो जो ये इल्जाम लगा रहा है वो सूट फॉर जेकिटेशन ऑफ मैरिज ऑफ डिग्री की जो है ले सकता है। मुझे ये स्पेलिंग की इसमें बहुत मिस्टेक्स हैं। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं कि अगर कोई बंदा है, मैं आपको समझाता हूँ इसको एग्जांपल के साथ। ए है, वो कह रहा है, ए मेल है, वो कह रहा है कि भाई बी जो फीमेल है उसके साथ मेरी क्या है, मैरिज हुई है। हालांकि उनके बीच में किसी किस्म की मैरिज नहीं। अब बी चाहती है कि भाई, बी ने क्या किया, ए को मना किया कि भाई तुम ये क्यों प्रिटेंड कर रहे हो, क्यों ये बोल रहे हो कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है, जबकि हमारे बीच में तो किसी किस्म की नहीं है निकाह वगैरह। तो ए फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी वो बातें कर रहा है कि बी मेरी वाइफ। तो बी के पास दूसरी रेमेडी ला ने ये दी है कि भाई तुम कोर्ट आओ, फैमिली कोर्ट आओ, फैमिली कोर्ट आके
एक सूट फाइल करो, सूट फॉर एजुकेशन ऑफ मैरिज, फिर वो ऑर्डर निकालो। फिर हम उसको फिर जो है सुनाएंगे कि भाई तुम ऐसे क्यों तंग कर। अच्छा, ये लॉ ने इस वजह से रेमेडी दी है कि ये मसले हुए थे पहले कि भाई ऐसे कोई प्रिटेंड कर रहा था कि ये मेरी वाइफ है, हालांकि उनकी इनमें निकाह नहीं हुआ होता। फिर उस बच्ची का ये होता था कि भाई हर कोई ये समझता था कि ये शादीशुदा है। तो फिर क्या होता का था कि उसके पास कोई रिश्ता नहीं आता था, फिर इसमें झगड़े हो जाते थे, झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि भाई खूनों तक चला जाता था, फिर ये फैमिली से फिर क्रिमिनल केस बन जाता था। तो इस वजह से ला ने रेमेडी दी कि भाई क्योंकि फैमिली वाला केस है तो ये फैमिली की सिचुएशन में ही हल हो जाए तो अच्छा है, क्रिमिनल केस नहीं बने तो अच्छा है। तो फिर वो उसने जो रेमेडी दी है कि भाई ठीक है, तुम आओ कोर्ट में और प्रूव करो कि भाई वो तुम पे ऊपर जो झूठे इल्जाम लगा रहा है। फिर हम एक आर्डर निकालेंगे और उसको जो है हम जो है डायरेक्शन देंगे कि भाई तुम ऐसा नहीं करो। अगर वो फिर भी नहीं मानेगा तो फिर हम उसको जो है जो है दूसरी पेनल्टी वगैरह या जो है दूसरा को जो भी लग सकता है कंपनसेशंस। तो इस वजह से ला नहीं ये रेमेडी है। तो चलते ही हम जो है एजुकेशन ऑफ मैरिज की भी एप्लीकेशन जो है ड्राफ्ट करना सीख ले। अमजद एंड जारा जो है ये कजन्स हैं। और जो ये अमजद पब्लिकली क्लेम कर रहा है कि जारा उसकी वाइफ है, हालांकि जारा क्लेम कर रही है कि मैं अनमेरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। जारा ने जो है 4 जुलाई 2023 को अमजद को जो है कॉल किया कि भाई तुम मुझे वाइफ अपनी मत बुलाओ। लेकिन फिर भी जो है अमजद नहीं मानना ये उसकी बात। अब जो है वो जारा जो है वो डिग्री चाहती है कोर्ट से कि भाई जैसी एजुकेशन ऑफ मैरिज की मुझे डिग्री चाहिए। अब जो जारा हमारे पास आई है, हमारी क्लाइंट है। हम जारा के बिहाफ पे जो है एजुकेशन ऑफ मैरिज की जो है एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं। चलते हैं हम। कोर्ट का टाइटल सेम होगा, इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज, क्योंकि फैमिली कोर्ट में आए हम आए हैं। फैमिली सूट नंबर, इधर जो प्लेंटिफ है वो जारा है और जो अमजद है वो डिफेंडेंट है। अच्छा, कोर्ट जो है सूट का टाइटल क्या होगा, सूट फॉर एजुकेशन ऑफ मैरिज। फर्स्ट वाला सेम होता है कि भाई ये बहुत ही शरीफ है और जो है इस एड्रेस पे रह रही है। उसके बाद प्लेंटिफ जो है उसकी सारी डिटेल आप देंगे कोर्ट को कि भाई उसकी एज क्या है, 23 ईयर्स है, और जो है उसने जो है किसी किस्म की मैरिज नहीं की, ना ही डिफेंडेंट के साथ ना ही किसी और बंदे के साथ। वो अभी तक जो है क्या है, सिंगल है, वो अनमेरिड है। और जो डिफेंडेंट है वो उसका कजन है प्लेंटिफ का, वो क्लेम कर रहा है इस तारीख से लेकर कि भाई वो उसकी वाइफ है। और वो सुधरने की जो है मतलब एक मेंड इज वेज मतलब कि सुधर जाना, वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। और फिर भी रिपीटेड कंप्लेंट्स के बाद भी जो है वो क्लेम कर रहा है कि भाई मैंने उसके साथ मैरिज की है, हालांकि इन दोनों के बीच में किसी किस्म का निकाह नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उस इस 2024 की फिलहाल तारीख को प्लेंटिफ ने कॉन्ट्रैक्ट किया डिफेंडेंट को कि भाई तुम ये जो है झूठे क्लेम्स करना छोड़ दो। लेकिन प्लेंटिफ की इस बात पे डिफेंडेंट ने रिफ्यूज किया, मतलब कि जो है उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई मैं क्लेम करने को नहीं छोड़ूंगा। अब क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है लिहाजा कोर्ट की इंटरवेंशन जरूरी है, इस वजह से हमने ये जो है सूट फाइल किया। फिर आप काज ऑफ फिक्शन बताएंगे किस तारीख को अराइज हुआ और कब तक अभी तक चल रहा है, फिर आप सारा मेंशन करेंगे। फिर जुरिस्डिक्शन बताएंगे इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं। फिर जुरिस्डिक्शन बताएंगे कि मैं इस थाने की हद में रह रही हूँ, इसको जो ये जो थाना है इस कोर्ट की हद में आ रहा है, इस वजह से इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। और जो भी कोर्ट फीस होगी वो सारा कुछ आप इधर मेंशन करेंगे। और फिर पेरियर कोर्ट से मानेंगे कि भाई जेसिटेशन ऑफ मैरिज की जो है एक डिग्री पास करें कि भाई प्लेंटिफ वाइफ नहीं है डिफेंडेंट की, और जो है डिफेंडेंट को डायरेक्ट करें कि भाई वो क्लेम करना छोड़ दे कि भाई मैं उसका हस्बैंड हूँ, हस्बैंड हूँ सॉरी। और जो भी मेरा खर्चा आया है वो डिफेंडेंट से मुझे लेकर दिया जाए। और एनी अदर रिलीफ विच द ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट काइंडली बी अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये हो गया सूट फॉर जेक्टेशन ऑफ मैरिज। तो ये थे आज की दो एप्लीकेशंस। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप भी आप ये समझ गए होंगे कि भाई सूट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड सूट फॉर जेक्टेशन ऑफ मैरिज क्या है। इंशाल्लाह जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हम 3-4 से ज्यादा एप्लीकेशंस जो है सीखेंगे, चाहे वो फिर 2 घंटे पे ही चला जाए, लेकिन हम वो लास्ट लेक्चर बनाएंगे। फिर क्या है, मसला ये आता है कि आपको सर्टिफिकेट्स भी देने हैं। तो इस वजह से वो 2 लेक्चर होने थे, लेकिन हम फिर वो कंडक्ट करें एक ही लेक्चर में। तो वो हम दो जो 1 घंटे का लेक्चर होगा। और हम लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ें कवर करेंगे जो भी रिमेनिंग है फैमिली मॉड्यूल की। फिर आपको टेस्ट दिया जाएगा सिविल और फैमिली का, जो है सेम एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है फॉर्म दिया जाएगा किसका, सर्टिफिकेट का, वो आपको फिल करना होगा।
क्योंकि ये कोर्स खत्म होने का है, वो हमारा लास्ट लेक्चर है। और उसके साथ साथ आपको एक इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं कि हम क्या करते हैं। सर्टिफिकेट तो तकरीबन जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम सबको देते हैं, लेकिन एक हमारा जो सर्टिफिकेट होता है बेस्ट लीगल ड्राफ्टर का, वो हम सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को देंगे जिनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी रही होगी। तो वो भी जो है सर्टिफिकेट्स के एक हफ्ते के बाद ये हम अपलोड करेंगे। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके एक हफ्ते के बाद ये जो सर्टिफिकेट है, ये अगर हमारे इस बैच में 62 स्टूडेंट्स इनरोल्ड है, 62, तो सर्टिफिकेट तो सारों को मिलेगा, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब ने परफॉर्मेंस, क्योंकि नहीं जो है जो भी जिन लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, असाइनमेंट सबमिट कराई है, जो लेक्चर्स भी लिए हैं, और उनके जो भी मतलब कि जो परफॉर्मेंस है वो सही रही होगी, उनको ही दिया जाएगा। तो तकरीबन 10 15 या 20 स्टूडेंट्स को ही ये मिलेगा। तो ये थी हमारे जो लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स। तो आपको एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके जो जूनियर्स हैं, आपकी क्लासमेट्स या आपकी बैचमेट्स, अगर उनमें से कोई लीगल ड्राफ्टिंग हमारी ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारी फोर्थ बैच की जो रजिस्ट्रेशन हैं वो ओपन है, और जो 20th जो सितंबर है, 20 सितंबर हमारी लास्ट डेट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई जूनियर, आपका कोई क्लासमेट या आपका कोई सीनियर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बेनिफिट हो इस कोर्स से, तो काइंडली उनको इन्फॉर्म करें। इनसे क्या होगा कि एक अच्छे किस्म की माहौल बनेगी, आपका कोई क्लासमेट भी इन चीज़ों से इन्फॉर्म हो जाएगा, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जो हम सीख रहे हैं ड्राफ्टिंग, उसके साथ साथ प्रोसीजर सीख रहे हैं। ये हमारे यहाँ मसला ये है कि जो सीआरपीसी और पीपीसी है, ये हमारी फाइनल ईयर में जो है दी गई है। फोर्थ ईयर में सीपीसी है हमारे यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी से, जो भी कॉलेजेस हैं और जो सिंध यूनिवर्सिटी में है। और सीआरपीसी तो फाइनल ईयर में है हमारे यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी में। बाकियों के मुझे पता नहीं है कि ये कब पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये सेकंड ईयर में ही जो है पढ़ाने चाहिए थे, लेकिन अब क्योंकि ये जो है सिलेबस बनाने वाले अलग बैठे हैं, तो उनकी अपनी जो है डिस्क्रिप्शन है, अपनी जो चॉइस है। बहरहाल ये तो ज़रूरी चीज़ें हमने जो है हमने कवर की, ड्राफ्टिंग भी और उसके साथ साथ प्रोसीजर भी हमें कवर किया। तो हम हमारी यही रिक्वेस्ट होगी, काइंडली जो भी आपका कोई फ्रेंड है लॉ से रिलेटेड लीगल सर्कल में, उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें। हमारा जो हमारी जो फोर्थ बैच, उनके बारे में ज़रूर जो है उनसे शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अगर कोई सवाल है तो काइंडली पूछें, क्योंकि मेरे हिसाब से आज के लेक्चर से कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें थी। एप्लीकेशन थी एक जेसिटेशन की, और जो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप, नहीं तो अपकमिंग लेक्चर में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि वो हमारा लेक्चर होगा, तो फिर हमारा जो है लास्ट लेक्चर होगा, और ये हमारी जर्नी जो है ख़त्म होने को होगी। जज़ाकल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू सो मच मकसूद। ओके। जज़ाकल्लाह।